हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट मैपिंग में अपना नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली आपको पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उससे सेकंड चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हो। तो अब इस चैप्टर में हम देखते हैं एट ए ग्लांस, क्या देखते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? कंबाइन करना केमिकली कोई भी रिएक्शंस जैसे हम करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनते हैं आपके, जैसे दो सब्सटेंस है कोई भी, वो आपस में फॉर एग्जांपल H2 और O H2O बनाते हैं, तो वहां पे क्या है भाई? लॉ ऑफ केमिकल कंबाइन। ये कंबाइन किस तरह से करते हैं वो हमें देखने हैं चीजें। तो कुछ लॉज को ये फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है भाई? जो मास है आपका, जो भी हम केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो उसमें क्या कह रहा है, ये जो आपकी रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे A प्लस बी मिलके आपका C प्लस डी बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपका A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है भाई, जो मास आपका यहाँ पे है, किसका, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो है, जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी रिएक्शंस देखे होंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, CO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकली मिल रहे हैं। तो इसी तरह से अगर जब भी कोई भी केमिकली एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है उसका जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है कंबाइन, वो दोनों सेम होंगे। तो ये कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्व करके हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो मास है वो ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इस रिएक्शन में यही देखा हमने। यहाँ पे देखो A प्लस बी, मान लो यहाँ पे A का जो मास है वो कितने ग्राम है, 12 ग्राम है, और B का जो मास है वो 2 ग्राम है। तो यहाँ पे भी जो ओवरऑल इसका मास आएगा वो कितना आएगा भाई, 14 ग्राम आएगा। इसका सम करो आप 12 प्लस 2 ग्राम का, तो कितना हो गया, 14 ग्राम। और इसका भी C प्लस डी का जो भी करोगे आप सम, वो 14 ग्राम ही आएगा यहाँ पे। तो क्या इसमें मास का लॉस हो रहा है भाई ओवरऑल? देखो यहाँ पे 12 प्लस 2 14 ग्राम है यहाँ पे भी, और प्रोडक्ट में भी आपको कितना मिल रहा है, 14 ग्राम मिल रहा है। तो यही ये ला कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल रहे हैं। कार्बन का ये एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ पे देखो, कार्बन कितना लिया था हमने, 12 ग्राम लिया है, और ऑक्सीजन कितना लिया है हमने, 32 ग्राम लिया है। तो दोनों का सम करो, 12 प्लस 32 कितना हो गया भाई, 44 ग्राम। तो जो प्रोडक्ट है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसमें कितना मास होगा भाई, 44 ग्राम। तो ये कितना है, 44 ग्राम में। इनपुट में हमने कितना दिया, मतलब रिएक्टेंट में हमने कितना दिया था मास, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, ये भी 44 ग्राम दिया था। तो आउटपुट में भी 44, यानी कि प्रोडक्ट में भी 44 ही आया जब ये केमिकली रिएक्ट किए हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाया है इसने। तो यही क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है भाई, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। दोबारा से बताता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई, जो मास है जब भी केमिकली एटम्स या मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, तो मास जो है वो सेम रहता है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। इसको हम बोल सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो एग्जाम में लिखेंगे आप डेफिनेशन, वो क्या लिखेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंजर्व है, ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये सेम रह रहा है, तो सेम रह रहा है, तो इसी का मतलब क्या है, ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेशन है। तो ये 12 ग्राम 32 ग्राम, ये मैंने एग्जांपल बताया आपको इस तरह से ये। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आ गया हो। अब आगे हम चलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली वो लॉ पढ़ रहे हैं हम जिसमें क्या बताया गया है कि भाई केमिकली जब एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कौन कौन से लॉ लगते हैं उन पे, कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये देखो भाई, ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई जो कंपाउंड्स हैं, देखो आपने पढ़ा होगा, एटम्स पढ़े हैं आपने, मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़ा है आपने। तो एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जो होता है। अब कंपाउंड जो है, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड, जो एलिमेंट्स को ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, इसमें क्या है, कार्बन का एटम है, एक प्योर एलिमेंट है ये। हाइड्रोजन अपने आप में एलिमेंट है, जब इनको कंबाइन किया फिक्स प्रोपोर्शन में क्या बन गया भाई, कंपाउंड बन गया। तो अब ये क्या कह रहा है अभी, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशो। जो ये कंपाउंड्स बनते हैं, ये क्या करते हैं भाई, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सेम रेशो में होते हैं। ये यहाँ पे जैसे आपने H2O लिया, आपने हाइड्रोजन, ये क्या लिया, इसको वाटर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने हैं, इसमें 2 एटम है। ऑक्सीजन का कितना भाई, 1 एटम है। हाइड्रोजन का मास कितना है इसके अंदर, 1 एटम में 2। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम है तो 2 हो गया इसका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का कितना है भाई, 16 है। जब हम इनका क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे, तो क्या आएगा, 1:8 आ जाएगा आपके पास। तो क्यों, 2/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये क्या है बेसिकली, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है आपको कि जो आपका, चाहे आप वाटर कहीं से भी लो, चाहे आप सी से वाटर लो, पॉन्ड से वाटर लो, कहीं से भी लेके आओ, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा वो फिक्स रहेगा 1:8। इवन आप इसको लैब में प्रिपेयर करो, ठीक है, वाटर को, तो वो 1:8 ही रहने वाला है आपका। तो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया आपको। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे हमें क्या है चैप्टर में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो केमिकली हमें कंबाइन करने हैं, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से वे रूल्स फॉलो करेंगे, वो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे जो है इसी को कंटिन्यू करते हुए, इन्हीं लॉज को प्रूव करते हुए डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। डाल्टन्स ने क्या बताया भाई, डाल्टन्स ने बताया कि जो ये एटम्स है वो क्या है, टाइनी पार्टिकल है। टाइनी पार्टिकल मींस बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल, जिनको आगे हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। कैन ओके, तो ये क्या बोलता है भाई, जिनको हम आगे नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब यहाँ से क्या, कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है, फर्स्ट जो हमने क्या बताया, जो एटम्स हैं, जो मास ऑफ कंजर्वेशन वाला लॉ है वो, क्यों, क्योंकि ये कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। छोटे छोटे पार्टिकल है, उनको हम तोड़ ही नहीं सकते, तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये लॉ फॉलो हो गया यहाँ से। अब देखो, आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डाल्टन ने क्या बताया भाई, जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है, जिनका मास सेम होगा वो एक तरह से बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास 9th के जो स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, उनका IQ लेवल जनरली सेम होता है सबका, 10th का थोड़ा सा बढ़ जाता है, आगे जाके बढ़ जाता है, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी तरह आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या बोलता है, आइडेंटिकल मास, जो भी एलिमेंट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है, लिथियम हो गया आपका, बेरिलियम हो गया आपका, ये इस तरह से सब्सटेंस जो है इंक्रीजिंग, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है जिनका मास सेम है, जिनका एटॉमिक मास सेम है, उनका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी लगभग। किसने बताया, डाल्टन ने बताया। उसके बाद ये क्या बताता है कि सेम एलिमेंट होगा, वो सेम एलिमेंट रिलेवेंट होगा उससे। दूसरा क्या बताया इन्होंने, डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जो मास होगा वो डिफरेंट एलिमेंट का ऑब्वियसली क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये किस में आता है, जैसे आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम भाई, जैसे आइसोटोप्स आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आइसोबार पढ़ते हो, तो उसमें ये आ जाती है प्रॉपर्टी, जैसे एक ही एलिमेंट के अलग अलग। तो वैसे भी अगर जैसे कोई एनायन बनाता है, कैटायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, वो करता है, तो मास वगैरह जो है हम कंबाइन करते हैं, उनको सेम बताते हैं उस टाइम, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या बताया आप देखो, डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मास है वो और केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, डिफरेंट है। अगर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपके क्या है भाई, फास्फोरस है, ये अलग अलग एलिमेंट है, इनका एटॉमिक मास भी अलग है, तो वो क्या होंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी भाई, उनकी अलग होंगी। सिंपल सी बात ये है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी ये बात समझो, इंडिया में रहने वाले जो बंदे हैं, उनका क्या है भाई, थॉट प्रोसेस, जो साइज है बॉडी की, बॉडी का साइज है, हाइट है, लेंथ है, वो एक जैसा मिलेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कुछ हद तक।
आपने देखा अमेरिका वगैरह में जो होते हैं उनकी हाइट काफी होती है, तो वहां पे क्या है भाई, तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो जीन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी वो वेरी करता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट हो गया, अमेरिका डिफरेंट है यहाँ से, तो उनका लेंथ हाइट जो है अलग है हमसे, हमारा स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है यहाँ पे। तो आइडेंटिकल मास अगर हम यहाँ पे हैं जैसे, तो उनका क्या होगा, हाइट और लेंथ आइडेंटिकल मास, और इसी तरह एटम्स में क्या होगा भाई, जो मास है उनका और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। बॉटम लाइन क्या है कहने की, आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मतलब जिनका मास सेम है वो एक तरह से बिहेव करेंगे, जिनका मास डिफरेंट है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। सिंपल सी बात ये, मास के अकॉर्डिंग क्या है केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई है। कंबाइन इन द सेम रेशो, ये किसने बताया भाई, डाल्टन ने बताया अभी तक, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे हम पढ़ते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स को, कि एटम जो ये थ्योरी दी है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में दी है इन्होंने। तो अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि क्या है ये। एटम क्या है भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, एलिमेंट मतलब सेम टाइप, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 हमने जैसे बोला तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। अब ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, जो इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एटम बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज एन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया आपका O2, ठीक है, ये डायटोमिक हो गया। ईच एटम शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो हर एक एटम है वो क्या करेगा, सभी उसकी प्रॉपर्टी बताएगा एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये मैंने ऑक्सीजन एटम लिया, 2 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या ये प्योर ऑक्सीजन ही है या इसमें कोई और भी है, तो ये प्योर ऑक्सीजन ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे यहाँ पे। तो ये एलिमेंट है आपका। तो ये क्या बोला, एटम क्या है भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ऑक्सीजन है, राइट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है ये, तो ये ऑक्सीजन है इसमें। ईच एटम शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन ये हो गया और प्लस दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एलिमेंट का एटम है, इस एटम का स्मॉलेस्ट, ये O2 है, इसको क्या बोलेंगे हम, इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ये एटम है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ईच एटम शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, हर एक जो इसमें एलिमेंट होगा वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, एटम की जो भी एक आपकी प्रॉपर्टी शो करेगा यहाँ पे, बस सिंपल। मॉलिक्यूल क्या बताया भाई, मॉलिक्यूल वो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, वो ये भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही होता है, ठीक है, किसका होता है ये, कंपाउंड का, इसमें कंपाउंड आ जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे आपका CO2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जाएगी यहाँ पे, इसमें क्या है भाई, देखो इसमें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन था एक, इसके साथ कार्बन भी ऐड कर दिया, तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट हो गए, यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट हो गए, तो इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, कंपाउंड नाम दे दिया यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जो ये सब्सटेंस है कंप्लीटली, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वही कंबाइन इसकी होगी प्रॉपर्टी कंपाउंड की, बस इसमें ये बता रखा है आपको, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, मैंने बताया यहाँ पे आपको क्या बताया, एटम के बारे में बताया, तो एटम के बारे में एक चीज हमने छोड़ दी है यहाँ पे, ये हम कर लेते हैं पहले। एटम के बारे में मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल दिया था। ईच एटम शो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, हर एक को अगर तोड़ेंगे तो इंडिविजुअली जिस वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा उस एलिमेंट का। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नाम सजेस्ट कर रहा है, एटम का मास, भाई एटम का मास क्या होगा, तो एटम का मास हम जैसे बताते हैं वो किस तरह से बताते हैं भाई, कार्बन का जो मास होगा, सॉरी एटम का जो मास होगा वो क्या बताते हैं, मास ऑफ एन एटम इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। बेसिकली एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है भाई, एटॉमिक मास वो मास है जो क्या बताता है, कार्बन का 1/12, कार्बन का 1/12 मास। क्यों भाई ऐसा क्यों है, देखो आपको कार्बन का एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 आपके पास। अब यहां पे आप देखो एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है भाई, यहां पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे क्या होगा, इससे आउटर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 बचे, तो 1 2 3 एंड
4 ये है। तो अब जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसकी वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। कितना प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है भाई? 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास कितना हो गया भाई? 12 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो क्या है? इंडिविजुअली क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें प्रोटॉन का 6, इसका 6, तो एक का कितना होगा भाई? एक एटम यानी इलेक्ट्रॉन का मास, या हम किसका बताएं, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? कोई भी एटॉमिक मास इसका अगर बताना हो, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, तो वो कितना हो जाएगा? 1 बाय, ये टोटल कार्बन का है 12, ठीक है। ये एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम भाई यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा इस पे? एटॉमिक मास कितना है? 12। किसका? कार्बन का एटॉमिक मास है 12। अगर एक एलिमेंट यानी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका मास कितना होगा भाई? 1/12 ऑफ कार्बन। ये इस तरह से आया। सिंपली मैंने क्या बताया आपको, कार्बन का मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने क्या बताया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो उसमें क्या होता है, मास कहां से निकलेगा? जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से है सिंपली। तो उसमें जो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो 12 हो गया मास इसमें। 12 जो मास आया है ये किसका आया है? एटम का आया है, कार्बन का एक जो एटम है उसका। अब एटम के अंदर क्या है? एलिमेंट्स कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, तो कार्बन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकालना। एक प्रोटॉन का मास कितना होगा? ऑब्वियसली 12 जो एलिमेंट्स थे ये, उनका था 12, प्रोटॉन 6 थे और न्यूट्रॉन 6 थे, तो 12 का इतना है, तो एक का कितना आएगा? 1/12। सिंपली मैथमेटिक्स ये। तो इस तरह से किसी भी उसका मास बताना, एटॉमिक मास बताना, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, तो ये कितना होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये वाला, ये जरूरी नहीं है कि कार्बन 12 का ही लेना है आपको, आप नाइट्रोजन का ले सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो N14, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो N कितना हो गया उसका मास? 14 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन 14 आ जाएगा। अगर हम इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द नाइट्रोजन 14 एटम, इस तरह से बता सकते हैं। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम किस तरह से एग्जिस्ट करता है भाई? एटम क्या हो सकता है आपका? रिएक्टिव हो सकता है। रिएक्टिव मतलब वो रिएक्ट करेगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं भाई? CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्री हो सकता है, फ्री का मतलब होता है स्टेबल है, उसको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है, ये वाली। कंबाइन टू फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या आ जाता है? थर्ड टाइप क्या है भाई? आयन बना सकता है, मोनो एटॉमिक हो सकता है, पॉली एटॉमिक हो सकता है। जब भी आयन बनाएगा तो क्या बात होगी? देखो, आयन का मतलब है वो देखो, कैटायन बना सकता है और एनायन बना सकता है। कैटायन और एनायन, कैटायन का मतलब होता है भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव, और एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ओवरऑल पॉजिटिव से। कैसे आता है ये? फॉर एग्जांपल आप समझो, यहाँ पे देखो, कोई ये एटम है, इस पे क्या होगा भाई? नेट चार्ज कैसे निकालते हैं हम? नेट चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और जो आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इसी वजह से, तो उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल एटम पे चार्ज किसकी वजह से है भाई? प्रोटॉन की वजह से, प्लस किसकी वजह से है भाई? न्यूट्रॉन की वजह से, सॉरी इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आप पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव और इसकी वजह से पॉजिटिव, ओवरऑल जो भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग एनायन या कैटायन बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? कैटायन। एनायन कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो। अब कब होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही है? जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। क्यों ट्रांसफर करता है भाई? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये अगर इसको हम कहीं से एनर्जी मिली बाहर से और थोड़ी सी भी, तो एक्साइटिंग एनर्जी, तो ये क्या होगा? कंबाइन करेगा दूसरे उसके साथ, एटम के साथ। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। अगर गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल क्या था भाई? तो इसी वजह से क्या बनता है? जैसे सोडियम है, Na+ लिखता हूं मैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। अब 11 को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं? एक सेकेंड, ये देखो आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम में क्या है भाई? एक इसकी कंप्लीट करो, 2 फर्स्ट सेल में, 8 और 1। अब एक इलेक्ट्रॉन ये देने की करेगा ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसका और ये स्टेबल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इससे,
तो ओवरऑल क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज कितना रह जाएगा इस पे, 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पे भाई 10। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसके पास, +1। तो Na को हम क्या लिखेंगे उस केस में, प्लस, Na+। इसी तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, क्लोरीन है फॉर एग्जाम्पल, NaCl का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है NaCl। अब ये देखो आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाया इन्होंने, Na ने क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, इसको दे दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे क्या आ गया भाई, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, गेन किया है तो कितना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका सेल देखो 2, 8 और 7 ये थे। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट भाई, तो इसने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो इस पे कितना चार्ज हो गया, 2, 8 और 8 ये हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पे भाई, टोटल कितने हो गए 18, और प्रोटॉन कितने थे भाई इस पे 17। तो ओवरऑल कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज बढ़ गया, तो क्लोरीन पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। इस तरह से लिखा जाता है ये वाला, ठीक है। ये हम कभी करेंगे इसको, फुल जब करेंगे चैप्टर उस टाइम बताऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया इसमें आयन इस तरह से बनते हैं, कैटायन और एनायन। अच्छा मोनो एटॉमिक, अब यहाँ पे आयन का मैंने बताया, कैटायन और एनायन। अब देखो आयन जब फॉर्म होते हैं तो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। जैसे एटम्स जो होगा वो क्या करेगा भाई, मोनो का मतलब होता है सिंगल एटम, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं, तो उस टाइम क्या बनता है, पॉलीएटॉमिक। ये क्या है, मोनोएटॉमिक सिंगल। जैसे मैं ऑक्सीजन बोलता हूँ, ऑक्सीजन के कितने एटम है भाई, 2 एटम है, P4, फास्फोरस के 4 है, तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक है भाई। मोनोएटॉमिक में सिंगल बात आएगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, ये वाला। अच्छा इसमें हाइड्रोजन भी आ जाएगा आपका, ये वाली चीज, जो सिंगल एलिमेंट है वो इसमें आ जाएगा और ये इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो Na अकेला है, जैसे यहाँ पे वो मोनोएटॉमिक है। इन पे मैंने ये बता दिया। तो एटॉमिक मास मैंने बता दिया आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम बता दिया। रिएक्टिव क्या होता है भाई, रिएक्ट करेगा दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा या गेन करेगा। फ्री क्या है, स्टेबल है, ये कुछ नहीं करेगा, अपने आप में स्टेबल है, इसको कुछ नहीं चाहिए भाई, कोई इच्छा नहीं है इसकी, ठीक है। रिएक्टिव की क्या है भाई, कोई ना कुछ किसी से क्या करेगा, लड़ाई करेगा या क्या करेगा भाई, आराम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो गेन करे इलेक्ट्रॉन को या लॉस करे। ये क्या करे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री स्टेट में, सॉरी फ्री स्टेट का मतलब होता है ये अपने आप में स्टेबल है, इसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, तो स्टेबल है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन कर सकता है एनायन या कैटायन बनाएगा जिसके साथ भी, ठीक है। ये शेयर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ये आगे +2 की बातें हैं, +1 +2 में अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो अब आगे हम करते हैं मॉलिक्यूल्स का, मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स की बात है। अब मॉलिक्यूल्स क्या है भाई, जब आपका जैसे CH4 है, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, मतलब सेम टाइप के अगर एटम मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, होमोएटॉमिक। P4 ये क्या है, सेम टाइप का है। ऑक्सीजन 4 सेम टाइप के एलिमेंट मिले हुए हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब हेटेरोएटॉमिक क्या है भाई, अलग अलग टाइप के, CH4 कार्बन 1 हाइड्रोजन का 4, तो ये अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन 2 अलग अलग एटम हो गए भाई। इसमें क्या है, फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन का 1, तो ये हो गया। मोलिकुलर मास क्या होता है भाई, मोलिक्यूल्स क्या है, जैसे या तो ये हो गया ये, अब जैसे फास्फोरस 4 है तो P+P+P+P मोलिकुलर मास, इसका प्लस इसका सबको ऐड कर देंगे। मतलब जो भी आपका क्या बना है भाई, मॉलिक्यूल बना है, उसके अंदर एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट है या कंपाउंड है जो भी, तो उनका सम कर देंगे हम बेसिकली। मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास भाई 12, हाइड्रोजन का कितना होता है भाई 1, 4 एटम में तो प्लस में 4, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 16। तो सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल एटम, जो इंडिविजुअली कट करके जैसे इसको करेंगे तो हम क्या है, सबका मास ऐड कर देंगे इसमें, बस वो आ जाएगा। फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन और एटम्स। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या है, कोई कैटायन है या एनायन है जो भी बना है उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा। एटोमिसिटी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एटोमिसिटी ये क्या बताता है भाई, एक जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे एटोमिसिटी क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल P4 इसमें कितने एटम्स हैं भाई
प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 4, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 4 होगी। ऑक्सीजन की कितनी है एटॉमिसिटी आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि कितने हैं ऑक्सीजन के अंदर, एटॉमिसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपका।